हीर आखदी जोगिया झूठ बोले कौन रुठड़े यार मनावदाई। कभी नहीं सोचा था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के पहला ही प्रोजेक्ट हमारा ऑस्कर्स तक पहुंचेगा। पंजाबी सिंगर्स पे हाल फिलहाल में इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं? आई थिंक जो लोग थोड़े इन्वॉल्व हैं ना, कोई कोई वही हो रहे हैं। बाकी ठीक है, अच्छा है। ये 500-700 साल जिस टाइम से पंजाबी आई है उस टाइम से ही सोल्ड आउट है ये, मैं आपको बताऊं। हनी तो बहुत, हनी सिंह जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर है। ਸਿੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਵਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और दिलजीत अच्छा कर रहा है, वो ए बी डिलन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और इस खास इंटरव्यू को शुरू करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूँगा कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसकी कला, जिसका आर्ट फॉर्म आपके दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और इनकी फिल्म आ रही है बैंड ऑफ महाराजास, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इनकी खास टीम मौजूद है। आइए इनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स में। जिस तरह मैंने सर शुरू में कहा कि अदाकार और कलाकार में फ़र्क होता है। परफॉर्मर परफॉर्म करके चले जाता है पैसे बटोर के, लेकिन कलाकार की जो कला होती है वो हमेशा लोगों के दिलों में बसती है, चाहे वो इस दुनिया में रहे चाहे ना रहे। तो सर, पहला सवाल आप ही से है मेरा, जसीपा जी, कि इतने सालों से आप सर्व करते आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री को, चाहे वो मिलेनियल्स हों चाहे वो हम जेनजीज हों। आपका म्यूज़िक जो है सदाबहार है, और आज भी हम उसको सुन लें तो ऐसा नहीं होता, कोई ये नहीं बोल सकता कि यार चेंज कर इसको। तो ये प्रोजेक्ट जो आपका आ रहा है ये इंटरनेशनली बहुत ही इसको प्यार मिल रहा है। हमने देखा कि ऑस्कर्स में भी इसकी बातें चल रही है। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या था जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया कि इसको करते हैं, क्योंकि इसका लिखा भी है कि सरहदें बेशक बांट दें हम सभी को, लेकिन म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो हमें यूनाइट करता है। तो सर, ये सवाल है आपसे। क्योंकि हम पुनीत पाजी और मैं तो हम तो बहुत टाइम से भाई हैं। और ग्रीश पाजी को मैं जानने लगा था जल के टाइम पे, और इनका जब काम मैंने देखा तो मैं उस टाइम से महसूस कर रहा था कि ये इंटरनेशनल बंदे हैं। ये जो भी करेंगे, जो भी दिखाएंगे, जो भी आर्ट को जिसको भी लेके आएंगे, उसकी अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल होगी। उसकी कोई लैंग्वेज के बॉर्डर जो हैं वो तोड़ देगी वो आर्ट जो है। तो जब ये फिर उस टाइम जल तो हो चुकी थी वो फिल्म जो है, फिर उसके बाद ये वाली फिल्म जो है टॉरबाज में तो चलो हम नहीं आ सकते थे उस टाइम, वो सारा कुछ चल रहा था। मगर ये फिल्म में तो मैंने पाजी को रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ज़रूर इसका पार्ट बनाना, और बहुत अच्छा रोल मुझे चीमा का रोल उसमें सूत्रधार टाइप जो एक फिल्म का जो रोल है वो दिया इन्होंने। चैलेंजिंग था, थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि जैसे अर्जुन वगैरह का काम है, ये तो ये हीरो बंदे हैं। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं कुछ उस तरह का करूँ, कल्ट या थोड़ा पैरेलल टाइप का कुछ इस टाइप का करूँ जो रियलिस्टिक ज़्यादा हो, क्योंकि इनकी तो उम्र दूसरी है, मेरी उम्र अब दूसरी है, और मेरे मन में इच्छा भी है ये कि मैं इस तरह का ही काम कोई करूं। तो बस एकदम मन राज़ी, क्या मन खुश हो गया कि मैं इस प्रोजेक्ट का पार्ट बनाऊं। फिर मुझे गाना इन्होंने बहुत खूबसूरत दिया एक, तो वो म्यूज़िक के ऊपर, क्योंकि गिरीश पाजी बहुत रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे कि किस तरह का म्यूज़िक होना चाहिए। जब हम लोग, मुझे याद है इनके घर में बैठे थे फ्लैट पे, तो किस तरह का म्यूज़िक इन्होंने मुझे सुनाया था। बहुत वर्सटैलिटी थी उसमें, बहुत उसका जो उसमें क्षेत्र कुछ नहीं था, उसमें सारे बॉर्डर इन्होंने तोड़े हुए थे। क्या कहाँ कहाँ का म्यूज़िक सुना रहे थे, लेबनान का, फिर टर्की का म्यूज़िक सुना रहे थे, अफ़गानिस्तान का म्यूज़िक सुना रहे थे, उसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे। तो वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था वो। तो इस फिल्म का पार्ट बन के बड़ी खुशी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया कैप्टन ऑफ द शिप आप पे आते हैं कि इनका आप पे बिलीफ था कि जो भी आप आर्ट वर्क इनको दे रहे हैं या जो भी ऑफ़र कर रहे हैं उसमें एक बिलीफ लगा तो उन्होंने सिलेक्ट किया। लेकिन जिस तरह की बात, एक मैसेज ये फिल्म जो दे के जाती है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, एक इन्फोटेनमेंट फिल्म है जो कि अवेयरनेस भी साथ साथ दे रही है कि म्यूज़िक को लेके, म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो हमारी रूट्स हैं उनको लेके, और जो म्यूज़िक बाहर भी बज रहा है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारी रूट से जुड़ा हुआ है।
चाहे हम बॉर्डर पार की बात कर लें, अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तानी म्यूज़िक भी सुने, हमारी जो पुरानी कवालीज़ होती थी, बेशक वो बॉर्डर अब बाद में आ गया, लेकिन वो जो जो कवालीज़ थी या जो ओल्ड रेट्रो म्यूज़िक था वो कहीं ना कहीं हमारा था। तो सर किस तरह का आपका खुद भी म्यूज़िक में उतना रुझान है और क्या म्यूज़िक से उतना लगाव है कि इस प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़े? आपने जो सेकंड पॉइंट बोला है वो बहुत करेक्ट पकड़ा है कि कि मतलब किस तरह से म्यूज़िक के, हालांकि बढ़ गया बॉर्डर के बाद, लेकिन हम वही थे। लेकिन सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा एक क्लियर करना चाहूँगा कि आपने कहा इंफरटेनमेंट नहीं है, एक्चुअली एंटरटेनमेंट है। और एंटरटेनमेंट के साथ रियलिस्टिक स्टोरी के अंदर एक मैसेज है जिसको हमने स्पून फीड नहीं किया लोगों को, ज़बरदस्ती बोलने की कोई, हम कुछ मतलब किसी को ये नहीं कह रहे कि अरे सुनो ऐसा होता है ऐसा होता है, कुछ भी स्पून फीडिंग नहीं है। बहुत ही सिंपल ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन है और एंटरटेनमेंट है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक इमोशन के तौर पर आपके अंदर आ रही है कि अरे यार अच्छा, द लेगेसी ऑफ आवर वर्ल्ड, इस तरह से हमारे ये कॉमन हेरिटेज हुआ करती थी, ये हमारी लेगेसीज थी। इस तरह से एक ज़माना था जब इस तरह की पोइट्री हुआ करती थी। यू नो हम सिर्फ बुल्ले शाह वारिस शाह की बात करते, पर मैंने कोशिश की है, मैंने बहुत पहले जब मैं इस चीज़ों को लिख रहा था तो मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि किसी तरह से ऐसी कोई फिल्म क्यों ना बनाई जाए जिस तरह से हम लोग इतना आर्ट और प्यार करते हैं म्यूज़िक को और एक दूसरे को सुनते हैं और हमेशा हम हेटरेट की बातें करते हैं। ठीक है, हमारा खून खौल जाता है अगर समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा एक्ट होता है तो ऑफ कोर्स एज अ एक हिंदुस्तानी मुझे लगता है बुरा। पर मुझे लगा कि यार उसमें आवाम का कुछ ऐसा दोष नहीं है कि आवाम क्या कर सकती है। वो उन्हें थोड़ा कहा, अभी मैं आज नीरज का एग्जांपल दे रहा था कि जब उन्होंने, उसकी मदर ने बोला कि यार आज वो वो जीत भी गया। हमारा बेटा, बिल्कुल। सो जब इस तरह की जब मैं थॉट सोच रहा था तो एक बाबा रहमान है जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, वो अफ़गानिस्तान से हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी थी कि हालांकि वो उसमें पश्तो में है लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद ये है कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में फ़िक्र करता है, और जो वतन और जो इंसान अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में फ़िक्र करता है, वो दूसरों की दुआ में कभी नहीं होता। तो वो इतनी खूबसूरत लाइन थी कि मुझे इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे कुछ इस तरह का फिल्म लिखनी चाहिए। उसके अलावा मेरा एक चाइल्डहुड है बॉर्डर्स की तरफ, सो धीरे धीरे स्टोरी लाइन लिखते गए। स्टोरी ऑफ थ्री बॉयज़ हु ग्रो अप थिंकिंग कि यार ये हमारे दुश्मन है, और उनके जो बड़े थे वो अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुना करता, अरे ये पाकिस्तान तो हमारा था, अरे ये तो हमारा, यही तो बॉर्डर था ही नहीं यार, हम तो जाया करते थे पाकिस्तान से, वहाँ से गोश्त आया करता था, हम यहाँ पे, तो मतलब हर तरह की बातें हुआ करती थी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये बड़ा ही मुझे लगा एक एक ऐसा वर्ल्ड है जो आने वाली जनरेशन को बताना ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं तो लेगेसीज और जो भी आपकी पास्ट है ना, वो ब्लैक होल में चला जाएगा। ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन को कभी बाहर होगा नहीं। दूसरा जो जिस तरह की गायकी और जिस तरह की पोइट्री और जिस तरह की म्यूज़िक को आप मॉडर्नाइज करते हुए भी अपने रूट्स को टच कर सकते हैं, वो बहुत रेयर है। उसको करना बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान में वो एफर्ट डालना ज़रूरी है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक अच्छी कहानी भी थी और अच्छा म्यूज़िक भी था, और वो बस और पैसा भी अच्छा था। पैसा तो अर्जुन भाई, आपसे मेरा सवाल है, और डेब्यूटेंट पर माइक से डेब्यूटेंट से बात कर लेते हैं। पंजाबी ऑस्कर च भी आगे हुए, और जिस तरह से म्यूज़िक सेंस की अगर मैं बात करूँ, जो इस तरह का आपका किरदार है, तो आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे एक बात की आपने कि स्कूल में या कॉलेज में उतना सोचा नहीं था कि एक्टिंग में उतना रुझान होगा, मॉडलिंग की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा था, और वो तो आप कमाल के लगते भी हैं। और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि एक्टिंग में आपने जिस तरह, अगर मैं शुरुआत के दिन की बात करूँ, व्हेन यू वर एडी, और जब आपने सिंग इज़ ब्लिंग में काम किया प्रभुदेवा सर के साथ, और फिर बाद में आप जुड़े सर के साथ और आगे बातचीत हुई, तो वो जो फेज़ था उस समय पे लगा था कि पहला प्रोजेक्ट जो होगा इतना ग्लोबली इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसको प्यार मिलेगा, और जिस तरह का प्रोजेक्ट भी था आपके रूट से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लिखते भी हैं, आप गाते भी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा। सर कभी नहीं सोचा था इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स के पहला ही प्रोजेक्ट हमारा ऑस्कर्स तक पहुंचेगा। आई थिंक बहुत फार फेच्ड ड्रीम थी, बट गिरी सर, पुनीत पाजी और सारे सेट पर जो लोग थे, सबकी एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कह सकते हो, हार्ड वर्क कह सकते हो। एक जो टॉपिक ऑफ हमारी फिल्म है वो थोड़ा अलग है, तो कभी सोचा नहीं था। जैसे उस दिन भी मैं अपना नाम ऑस्कर्स की वेबसाइट पर पढ़ रहा था, जहाँ पे एक तरफ बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, विल स्मिथ, मार्टिन लॉरेंस, इन जैसे लोगों का नाम है, और उसके उसके नीचे साथ बैंड एक, ऑफ हाँ। महाराजाज,
अपना नाम पड़ा वहाँ पे, हम सबका नाम पड़ा, तो वही अपने आप में एक बहुत अच्छी फीलिंग थी और वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो कभी सोचा नहीं था, बट वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। और ये म्यूज़िकली इंक्लाइंड फिल्म है और मैं जब ये फिल्म हमने करी थी उस वक्त मैं म्यूज़िक में नहीं था। मैं फिल्म ख़त्म करने के बाद मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया। तो ऑल थैंक्स टू गिरीश जी एंड पुनीत पाजी कि इन्होंने मुझे एक और एवेन्यू खोल के दिया। एंड इस किरदार की प्रेपरेशन में भी मैंने आपने ढोल वगैरह, ढोल, ड्रम, ट्रम्पेट, फ्रेम ड्रम 3 इंस्ट्रूमेंट सीख लिए उसी बहाने। तो अभी कोई पंजाबी वेडिंग में कहीं देखोगे मेरे को तो मैं भी ढोलियों के साथ ढोल बजा लेता हूँ बीच बीच में। नहीं वो फायदा ही हुआ फिल्म करके। फ़ायदा बहुत ज़्यादा Skills फ़ायदे हो गए upgrade हो सर, गए। इतने फ़ायदे हो गए कभी सोचा नहीं था अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में। बट वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड गॉड हैज़ बीन काइंड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड हम देश के लिए ऑस्कर जीत के लाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आते हैं तो म्यूज़िक आपने जिस तरह बताया, म्यूज़िक में अब आप ज़्यादा एक्टिव हैं। पिछले 10-11 महीने से मैं स्क्रॉल कर रहा था आपका यूट्यूब, चाहे वो हेलकैट जैसे ट्रैक हो, चाहे आपका लेटेस्ट अभी जो ट्रैक आया, तो कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा आप करते हैं, हमने देखा है। तो इंडी म्यूज़िक सीन को किस तरह देखते हैं, अभी क्या है? क्योंकि यू वर्क विद बोथ इंटरनेशनल पीपल एंड एज वेल एज इंडियन ऑल्सो। जी सर, जैसे आपने हेलकैट का जिक्र करा तो उसमें मैंने कोलैब करा है। मेरा एक दोस्त है अहमद उसका नाम है, बट उसका आर्टिस्ट नेम आई एम इमेज है। वो जॉर्डेनियन बंदा है बट उस पैलेस्टीनियन रूट्स हैं। ओह, तो उसके साथ एक कोलैब करा है जिसमें उसने एक फ्रेंच और अरबिक वर्स किया है और मैं पंजाबी वर्स कर रहा हूँ। तो हमेशा कोशिश यही है, क्योंकि गाने बहुत बन रहे हैं, फिल्में बहुत बन रही हैं, तो उन सब में स्टैंड आउट करना, किसी तरीके कोई एफर्ट करना, तो कुछ अलग करने की कोशिश है हमेशा वही रहेगी। जो मेरा लेटेस्ट ट्रैक है पर्दा, उसमें हमने म्यूज़िक कुछ अलग करा है कि टेक हाउस बीट पे पंजाबी गाना बनाया है। आगे भी हम थोड़ा सा टेक्नो। हाँ कोई अरब हाउस पे कर रहे हैं, कोई मेलोडिक हाउस पे कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट साउंड्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्टैंड आउट कर सके। और हमेशा यही, क्योंकि मैं खुद बहुत इंटरनेशनल म्यूज़िक सुनता हूँ। गिरीश सर की बहुत अच्छी म्यूज़िक सेंस है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे इस फिल्म का म्यूज़िक करने में। तो इनकी भी देन है। और मैं खुद भी बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे हमेशा नए म्यूज़िक की खोज रहती है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट लेके आए पंजाबी ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस के लिए, वर्ल्ड ऑडियंस के लिए। गाने दुनिया भर में सुनते हैं। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। वो जो भी करे कमाल ऐसे ही करते हैं। Thank you, brother, thank पुनीत सर, मेरा अगला सवाल आपसे है। पिछले साल 2 ही लोग छाए रहे, एक तो पुनीत सुपरस्टार और दूसरे आप, क्योंकि ईसीएल हमने देखा सुर्खियों में रहा, मतलब टॉप मोस्ट चार्ट्स में था। आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस तरह फिल्म नई रिकॉर्ड्स बना रही है, वैसे आपने भी रिकॉर्ड्स तोड़े। आईपीएल से ज़्यादा स्ट्रीम आपका ईसीएल होने लगा यूट्यूब पे, हमने देखा। मैं खुद वो चीज़ विटनेस की और वहाँ पे पहली बार आपको देखा पिछले साल साथ में। आप दोनों बैठ के देख रहे थे ईसीएल। सो आपके ये भी बहुत पुराने दोस्त हैं, ये भी आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। तो किस तरह का जो जुगलबंदी रहती है? और आपने बोला कि मुझे इनकी कहानियाँ लिखी हुई बहुत पसंद आती हैं और जब भी मेरे पास ये कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो मैं दोस्त नहीं देखता, एज एन आर्टिस्ट, एज अ आर्ट फॉर्म उसको लेता हूँ। तो पहली बात तो इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा बताइए किस तरह आपका वो एक आइडिएशन था, और म्यूज़िक आपके लिए क्या है? मैं पहली चीज़ तो ये है कि इस बात को करेक्ट करना चाहूँगा कि गिरीश जी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आते हैं। हमारी एक कंपनी है जिसके अंदर हम लोग इनकी आइडिएशन को, इनके कॉन्सेप्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि उनको रियल फॉर्म में स्क्रिप्ट्स में कन्वर्ट करें, जो हमने बहुत सक्सेसफुली काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट्स बनाई हैं। तो वो ये मेरे पास ये डायरेक्टर ज़रूर है, लेकिन ये डबल हैट्स हैं इनके, ये प्रोड्यूसर भी हैं। तो इनके पास में दोनों तरह की गॉड गिफ्ट है, एक प्रोड्यूसर वाली, एक इनके अंदर सहन शक्ति भी है कि ऐसे डायरेक्टर को झेलना, मतलब समझ रहे आप? नहीं बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है कि ही इज़ अ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, वाह। मतलब हाँ, नहीं समझ। कि वो प्रोड्यूसर की एंगल से भी समझते हैं कि ज़बरदस्ती मेरे को सेट नहीं चाहिए, जो ज़रूरत है वो चाहिए। सेकेंड चीज़, इनकी विजन क्या है, ही बिलीव्स इन मोर ऑफ नेचुरल सेट्स। उस वजह से ये हमारे को दौड़ाते बहुत हैं। नॉर्मल डायरेक्टर क्या करेगा, अच्छा सा सेट बनवा लेगा और कोशिश करेगा चलो जी मैक्सिमम कहाँ यहाँ पर जाए। इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको जब तक वो नेचुरल चीज़ और वो तसल्ली ना मिले तब तक ये दौड़ाते ही रहते हैं। हम पहली बार गए जल के लिए, कहाँ पे, कच्छ में। ग्रेटर रन ऑफ कच्छ। वहाँ पे हम लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में, पहले रात की बात बता रहा हूँ, पहले रात की 15
किलोमीटर इनसाइड द डेजर्ट, 15 किलोमीटर फ्रॉम मेन रोड, मतलब मेन रोड ही साइड रोड से 15 किलोमीटर सर। और वहाँ जहाँ हमारा सेट लगा था वो पूरे रास्ते में ना 2 स्टोन्स लगाए थे हमने, बड़े बड़े वाइट स्टोन्स, जिसको फॉलो करके आप पहुंचोगे, क्योंकि डेजर्ट में आपको कोई और तरीका है नहीं है। तो वो पहली रात को वहां से जब निकले हम लोग, तो जो हमारा गाइड था जिसको हमको फॉलो करना था, वो ही कहीं वो स्टोन्स को मिस कर गया। तो अब उसके पीछे 12 गाड़ियां ब्लाइंडली फॉलो करनी है। तो अब हम लोग मिडल ऑफ नोवेयर में 2 घंटे डेजर्ट में घूम रहे हैं। ना तो कोई जीपीएस काम करेगा और ना कोई आपको ये पता लग सकता कहाँ से कहाँ जाना है। तो ये एक ऐसी मेरे को बात याद आई कि ये ऐसे एडवेंचरस हैं, लेकिन इनको ना कोशिश इनकी ये होती है कि चीज़ जो विजुअलाइज कर रहा हूँ वो नेचुरल हो तो बहुत बढ़िया है। सेट्स में तो दुनिया काम कर लेती है, आपको कोई भी चीज़, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी बढ़िया है कि आपको कोई भी चीज़ यहीं बैठे बैठे मिल जाएगी। बट ही बिलीव्स कि मैं जो सिनेमा विजुअलाइज कर रहा हूँ उनके दिमाग में, उसको वो जितना नेचुरल रख सको उतना बेटर है। तो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपने बात पूछी, इस सब्जेक्ट के अंदर आई थिंक द मोस्ट कॉमन फैक्टर विच वी हैव इज दैट आई लव म्यूजिक, बट म्यूजिक डेफिनेटली एक पैशन रहा है और मैं एक डिफरेंट लेवल का लिसनर हूँ। लेकिन इनको एक भगवान ने ऐसा एक गॉड गिफ्ट दिया है कि ये वो म्यूजिक को सिर्फ सुनते नहीं उस कान से, ये उसके ऊपर वर्क कर लेते जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं कर पाते, जबकि दैट इज नॉट हिज स्पेस, ही इज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर। बट एट द सेम टाइम ये एक्चुअली अगर ये बैठेंगे तो अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही कैन गिव देम रन फॉर द मनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल knowing that he's got that kind of a God gift. Second thing, talking about this level of a story, fun, music, action, emotion, romance, great visuals, मेरे ख्याल से आपको एंटरटेनमेंट में क्या चाहिए, वो सारी चीजें हैं, सारे रस तो डाल दिए। सारी चीजें उसमें, ठीक है। एंड वेरी स्वीट, नाइस, जिसके अंदर आप किसी भी लेवल पे ये नहीं मूवी में बोल पाओगे कि कहीं पे आप हल्के से भी हैवी हो रहे हो या हल्के से भी आप कहीं पे डिसइंटरेस्टेड हो रहे हो। दिस वाज व्हाट आई हैव सीन, दैट्स द रीजन वी मेड अ यूएस रिलीज एंड स्ट्रेट अवे अप्लाइड फॉर ऑस्कर्स। इंडिया रिलीज नहीं किया हमने। अब अप्लाई करना ऑस्कर और वहां पे सिलेक्ट होना है ना, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वो तो हमारी विशफुल थिंकिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था। तो गॉड इज बीन काइंड के यू नो वो एक्चुअली वो जो ड्रीम है, जो अर्जुन ने बात बोली वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम वाली बात है, कॉन्फिडेंस होना और एक्चुअल रियलिटी हो जाना, उसमें बहुत फर्क है। बट गॉड इज बीन एब्सोल्युटली वेरी काइंड कि हम लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। एंड इसका म्यूजिक मैं इतना ही बोलूंगा कि जो जिस लेवल पे अगर अकेडमी ने उसको सेलेक्ट किया है तो हमारा हिंदुस्तान उसको बहुत प्यार देगा। ये दिस इज व्हाट आई वेरी फर्मली बिलीव। बिल्कुल। तो सर ये जो हम पीछे भी पढ़ पा रहे हैं, 3 जो कैटेगरी में अलग अलग आप सिलेक्शन की बात चल रही है, तो इसको किस तरह देखते हैं इतने बड़े लेवल पे अगर बात चल रही है? क्योंकि लापता लेडीज़ जैसी फिल्में या फिर इससे पहले जीता हमने म्यूजिक कैटेगरी में, लेकिन अगर वो बाहर हो सकती है तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपका एज अ? देखो लैंग्वेज नहीं वो तो फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में देखिए हर कंट्री एक मूवी बेचती है। अनफॉर्चुनेटली लापता लेडीज फॉरेन कैटेगरी इंडिया की एक फिल्म गई थी जो रिजेक्ट हो गई। हमारा उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमने डायरेक्टली मूवी अपनी अप्लाई की इन कैटेगरीज में भेजी, इन तीनों कैटेगरीज में हम सेलेक्ट हो गए। आई थिंक बियॉन्ड अ पॉइंट अभी हमारे को पिछले कुछ दिन पहले से हमारे को एलए बैठा होना चाहिए था, बिकॉज जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो अब तो जाके वहाँ पे अपनी कैंपेनिंग करते हो। बट ड्यू टू दिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ दिस एलए फायर्स, तो आई थिंक हमारा भी प्लान ड्रॉप हुआ और मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रॉप्ड इट ऑल्सो। सो वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू गॉड कि हम इस लेवल पे पहुंचे कि हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड से कितनी फिल्में जाती हैं, कितनी मैक्सिकन, कोरियन, स्पेनिश, आप कितनी कंट्रीज, हमें नाम भी नहीं याद होंगे, इतनी कंट्रीज में से अगर आप उस लेवल पे पहुंचे हो, गॉड इज बीन एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड काइंड। हमें उससे ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और वो भी है ना कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है, वो एक बात भी है। तो पाजी आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरह एक सेइंग है
कि चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे फ़िल्में हो, चाहे हमारी ज़िंदगी हो, बिना म्यूज़िक के सब कुछ अधूरा है। चाहे वो उसको समझ आए इंसान को, चाहे ना आए, कोई भी लैंग्वेज में हो, म्यूज़िक एक ऐसा कह सकते हो बिलीवर है इंसान में, जो कहीं न कहीं कोई भी मूड में इंसान हो उसको बूस्ट अप कर देता है। तो इतने सालों से जिस तरह हम देखते आ रहे हैं, तो क्या आपको किक देता है कि करते रहना है, रुकना नहीं है, या फिर क्या आपका वो मंत्र है? नहीं, म्यूज़िक तो अपने आप में ही एक किक है। म्यूज़िक जो है, मैं तो अब जैसे आज बहुत थक गए हैं, जाके थोड़ा सुल्तान बाहू गाना है, बाबा बुल्ले शाह गाना है, हीर गानी है, तो रिलैक्स हो जाना है। ऐसे होना है कि मेडिटेशन हो गई है, और एकदम फ्रेश माइंड से जो मर्जी काम उसके बाद करना शुरू कर दो। वो आपकी एक योग निंद्रा है। तो वो तो अपने आप में ही किक है। और पंजाबी म्यूज़िक फिर ऊपर से अगर आप बात करो तो पंजाबी म्यूज़िक तो बहुत विशाल है। वो अगर गुरबानी की बात करो, आप गुरबानी से शुरू कर लो, तो सारी गुरबानी जो है वो रागों में है। वो सारे मतलब उसकी साउंड्स देखो, एक ओंकार, सतनाम, करता पुरख, निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरप्रसाद। वो साउंड ही आपको रिलैक्स करती है। वो साउंड ही आपकी हीलिंग पावर जो बन जाती है। तो फिर सूफी संतों के ऊपर आ जाओ, आप हीर की बात कर लो, वारिस शाह की हीर है, तो आप सारा दिन सारी रात एक महीना गाते रहो, आप बोर ही नहीं होते। एक ही ट्यून है, हीर आख दी जोगिया झूठ बोले, कौन रुठड़े यार मनावदाई। हाँ, ऐसा कोई ना मिलिया वे मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नू मोड़ लियावदा। ये कर लो, या आपस में माली दा कम पानी देना, ओ भर भर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाउना, ओ लावे जाना ला। मैं अभी एक ही राग में जा रहा हूँ, तो इसमें आपके पिंडां विचों पिंड सुनीदा, पिंड सुनीदा गढ़दी, बई उत्थों दी इक नार सुनीदी। इसको सारी रात ही गाते रहो। तो अपने आप में ये पंजाबी म्यूज़िक की एक अपने आप में किक है। अगर दूसरा आप राग छेड़ लोगे, पहाड़ी छेड़ लोगे, आप तो जम्मू के हो, तो जम्मू, चंबा, शिमला, माए नी मेरिए, पठानकोट, बठिंडा, जलंधर, ये सारा इकट्ठा हो जाना है। पहाड़ी में पता नहीं आप 2 महीने गाते रहो, आपको गाने ही नहीं ख़त्म होने, है ना। तो ऐसे ही पंजाबी में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है। बाबा बुल्ले शाह शुरू कर लोगे तो आवो नहीं सही और देवो नहीं बधाई करते रहोगे, है ना। तो आप सारी चीज़ें, मेरा पिया घर आया, जहाँ शाह हुसैन जी जो हमने काफ़ी गाई है इस फिल्म में, वो शाह हुसैन जी की है। बाबा शाह हुसैन जड़े बहुत बड़े पोइट हुए हैं 12th सेंचुरी के। तो मतलब वही किक है अपने आप में ही। आपने अभी म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, पंजाबी म्यूज़िक का जिक्र किया, तो पिछला जो साल था हमने देखा पूरा पंजाबी इंडस्ट्री के नाम रहा। चाहे वो जितने भी कॉन्सर्ट है सब सोल्ड आउट हो रहे हैं। बाहर के जो अभी आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके इतने सोल्ड आउट नहीं हो रहे जितने हमारे इंडियन सिंगर्स के, पंजाबी सिंगर्स के सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं इंडी म्यूज़िक सीन पे इंटरनेशनली इतना हम कर रहे हैं, और बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि उसी शहर में, उसी सेम शहर में सेम वेन्यू के आसपास वही टिकटें हमारी जो है सोल्ड आउट हो रही हैं। पर ये आज का नहीं है, ये 500-700 साल जिस जिस टाइम से पंजाबी आई है उस टाइम से ही सोल्ड आउट है ये, मैं आपको बताऊं। जो बाबा नानक की बात ही कर लो आप, बाबा नानक कहाँ कहाँ घूम रहे थे, वो मक्का भी जा रहे थे, वहाँ पुरी जाके आरती उच्चारण कर रहे थे, है ना। तो मतलब कहीं भी वो जा रहे थे, बनारस जा रहे थे तो फिर भी वो गुरबानी का उच्चारण कर रहे थे, कहीं कहीं पर भी, काबुल में जा रहे थे तो बाबा मर्दाना जो रबाब जो इन्होंने यूज़ भी किए हैं रबाब, तो वो कर रहे थे। उसके बाद बॉलीवुड आ जाओ, बॉलीवुड तो पहले से ही पंजाबी जो है, मैंने आपको बताया ना, पंजाबी की एक इस साउंड्स ही ऐसी हैं, पंजाबी की ध्वनि ऐसी है, पंजाबी का ऑरा एक ऐसा है जिसने लोगों को खींचना ही खींचना है, जिसमें ज़िंदगी है एक्चुअली। जब मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करूंगा, बड़ी कमाल की बात याद आ गई। 96 या 7 की बात होएगी, मैं चेन्नई गया किसी बिजनेस के ट्रिप पे,
और वहाँ पे कोई उस टाइम पे चेन्नई के कोई एडिशनल डीजीपी थे, प्रॉपर तमिलनाडु के आदमी, हिंदी का उनको एक अक्षर नहीं आता था। तो वो मेरे पास आए जब मेरे रूम में, तो उन ज़मानों में ना वो वॉकमैन होते थे। तो वो वॉकमैन मेरी टेलीविज़न के रूम के टेलीविज़न के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर कुछ डीवीडीज़ या सीडीज़ का ज़माना था जो भी था वो पड़ी हुई थी। तो उसके ऊपर एक सीडी पड़ी हुई थी दिलेर मेहंदी की, ठीक है। तो वो रूम में जब आए तो उनकी नज़र पड़ी, तो इसे पुनीत पुट दिस ऑन, मैंने वो गाना लगाया। सर आप मानोगे नहीं, एक अक्षर नहीं आता उस आदमी को, और वो शायद मेरे ख्याल बोलो तारा रारा गाना आया था उस टाइम पे। उस आदमी ने विद हिज 2 फ्रेंड्स, मैं खड़ा हुआ कि नहीं हुआ, वो उन्होंने लगा के गाने लेके कमरे में डांस किया। और जो ये बात कर रहे हो पंजाबी म्यूजिक की या जो जसी बाजी कर रहे हैं, मतलब ये आप सोचो, इमेजिन करो कि मैं आज से ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आप एक बात सोचो कि 10 साल 12 साल पहले हम लोग गए थे कांस फिल्म फेस्टिवल में, मैं परफॉर्म करने गया था। तो कितने बंदे थे? मेरे ख्याल नहीं 15 बंदे अपने इंडियन बंदे होंगे वहां पर। जस्सी पाजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म लाइव एट कांस, फर्स्ट इंडियन। और ये जो बात कर रहे हैं, इनका जो वहाँ पे परफॉर्मेंस था, ही इज राइट कि मुश्किल से हम लोग 25-30 इंडियन लोग होंगे, बाकी सब गोरे थे। 2000 बंदा तो सारे यूरोपियन थे, गोरे थे, अमेरिकन थे, वो सारे। तो 2-2.5 घंटे हमने गाया था वो मेरा भी यहाँ कर आज जो अर्जुन बात कर रहा है, मतलब हाउस की, क्योंकि ये हाउस जो है यूरोपियन कंट्रीज का म्यूजिक है, उस उनकी बीट है एक्चुअली। हमारे तो पंजाबी में तो हर तरह की बीट है, पंजाबी में तो हिप हॉप भी है, रेगे भी है, सारा कुछ ही है, सिम्फनी भी है, जिस चीज़ के साथ मर्जी आ जाओ आप, मतलब R&B आना है तो R&B आ जाओ। तो पर वो जब हम लोग वहाँ पर गा रहे थे तो मेरा भी या कर इससे ढोल के ऊपर ही दुनिया पागल हो रही थी। तो पंजाबी म्यूजिक जो है आज नहीं सोल्ड आउट, ये सदियों से सोल्ड आउट है। तो बॉलीवुड की मैं बात करने लगा था, बॉलीवुड में आप कर लो कब से, मतलब O.P. नैयर साहब के ज़माने से ले लो, उनसे पहले मदन मोहन जी से ले लो, जब R.D. बर्मन साहब से ले लो, पंजाबी जो है उसको लोग प्यार करते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ मैं बहुत हम्बली ये बोलता हूँ कि ये दुनिया की भी मेहरबानी है कि वो पंजाबियों को प्यार करते हैं। ये जो नॉन पंजाबी लोग हैं उनकी ज़्यादा मेहरबानी है कि वो पंजाबियों को अपना समझते हैं। और हिंदुस्तान जो है, पंजाब जो है ना, उनका लाडला पुत्र है, है ना, जो जो मतलब पैम्पर्ड पुत्र होता है ना, वो पंजाब है। पंजाब को लोग प्यार करते हैं, पंजाबी कहीं भी चले जाएं लोग प्यार करते हैं, पंजाब भी प्यार करता है लोगों को। पंजाब में भी आज आप अगर जाओगे गांव में, पिंडों में, जैसे हम शूटिंग कर रहे थे, कोई बंदे ऐसे थोड़े थे, कोई लस्सी बना के ले आता था, कोई रोटी बना के ले आता था, कोई कहते थे हमारे घर में आके खाना खा लो। उन्होंने हमसे क्या लेना देना था? तो वो एक निग जो है ना, जो वार्मथ है, वो पंजाब में। शहर में तो वो और भी कुछ काफ़ी चीज़ें ले आए थे, याद है? तो ये है पंजाब में, ये पंजाब ब्लेस्ड है, गुरु नानक के साथ ब्लेस्ड है। पंजाब जो है वो बाबा शेख फरीद के साथ ब्लेस्ड है, गुरु रविदास महाराज जी के साथ ब्लेस्ड है, और बाबा नामदेव जी के साथ ब्लेस्ड है, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ ब्लेस्ड है। तो सब लोगों का आशीर्वाद है पंजाब के ऊपर। और हम प्रे भी करते हैं कि ये पंजाबियत हमारी इंडिया के जो है ऐसे ही आगे शान जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जिस तरह लोकेशंस, वेरियस लोकेशंस पे ये फिल्म शूट की गई है, तो उसको लेके सर थोड़ा सा बताइएगा किस तरह का वो रुझान था। सबसे बड़ी मेरे लिए एक्चुअली आज भी एक दो जगह ऐसे सवाल हमारे आपस में डिस्कशन चल रही थी, तो पूछ रहे थे कि आपके लिए इस पूरी फिल्म में सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन या क्या रही है। हमने ऑफ कोर्स हमारे लिए, हम सब पंजाबियों के लिए, हरमंदिर साहब अमृतसर, सबसे पहले जब हम गए वहाँ पे तो माथा टेक के जब हमने वहाँ पे काम शुरू किया, अमृतसर तो है ही स्पेशल। बट मेरे लिए एज अ फिल्म मेकर एक बड़ी चैलेंज था जब मैंने इसको विजुअलाइज किया था, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि फिर हमारे कोई आदमी के फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया कि यार तुम इधर चले जाओ, और वो जाते जाते एक जीरो लाइन आएगी नग्गी नग्गी करके, शायद वो इंडिया मैप पे भी नहीं है। बिकॉज आई हैड विजुअलाइज, मैंने बहुत साल पहले सुना था कि राजस्थान और पंजाब और अबोहर और हिंदूमल कोट जो है वो एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से लास्ट ट्रेन टू पाकिस्तान, जो बिजनेस की लास्ट ट्रेन का स्टेशन है वो, और वो बहुत हिस्टोरिकल जगह है। आज भी सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस, पुराना रेलवे स्टेशन आज भी खड़ा है वहाँ पे। और इस तरह अबोहर है,
बहुत ही अजीबो गरीब सी बेल्ट है पंजाबियों के बीच में, बिश्नोईज और वो उस तरह के लोग, बड़ा एक अजीब अलग अलग तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। और हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तीनों बेल्ट के लोग अबोहर में रहते हैं, फाजिल का। उसके बहुत आगे ये आगे हिंदू मिलकोट, फिर आ जाता है गंगानगर। गंगानगर राजस्थान हो जाता है, पर वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने जो विजुअलाइज किया था कि एक तरफ रेत के टीले हों, इधर बॉर्डर हो, उधर बार्ब्ड वायर हो और इधर हरियाली हो। ये रहा पंजाब। और as Cosmos was listening to us, we reached this place and we were shocked. वहाँ बैटल ऑफ नग्गी हुई थी शूट, मतलब सॉरी बैटल ऑफ नग्गी जो बैटल हुई थी, एक्चुअल वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ 71 में। वो ऐसे लग रहा था कि गॉड हैड सेंड अस टू प्लेस वेयर हमारा सेट वाज रेडी, और वही पुरानी पिकेट्स बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ, टीले टीले रेगिस्तान, माइल्स ऑफ नथिंगनेस, मतलब दूर दूर तक, और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, बार्ब्ड वायर। और वो हमको चाहिए थी। और जैसे हम उस तरफ पहुंचते हैं, इधर एकदम ग्रीन है। तो मैं वहां से जाके पूछा, मैंने कहा यार ये किसने ग्रीन किया था? कहते सर ऐसा काम सिर्फ सरदार लोग ही कर सकते हैं। सरदारों ने यहाँ पे भी साला हरियाली खड़ी कर दी, मतलब टीलों में भी हरियाली खड़ी कर दी है। वो क्या डील हुई थी, कैसे आए थे महाराजा पटियाला के साथ, कि वो कैसे आके वहाँ पे उनको बसाया गया और फिर वहाँ पे उन्होंने ये वो खड़ा कर दिया। तो एक तरफ ग्रीन था। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ। हाँ वो यूं कीता होते वही हुआ है, वही हुआ। तो गंगानगर के वो नदी में पूरा सैंड ड्यून्स है, एक तरफ पूरी हरियाली है, और वो है। मैंने आके पुनीत जी को बोला, बॉस मुझे तो ये लोकेशन चाहिए। कहते हैं पागल हो गया यार, बॉर्डर है, मतलब वहाँ पे दो रोज हम लोग शूटिंग करने लोकेशन जाते हैं, वहाँ रेड फ्लैग हो जाता है, भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? कहीं शूटिंग शूटिंग माखरा बॉर्डर पे शूटिंग, इधर असली शूटिंग हो रही है। वहाँ पे अगर ड्रोन जाता है ऊपर तो रेड फ्लैग हो जाता था। तो वो पूरा पाकिस्तान दिखता ना, तो वो एकदम से रेड फ्लैग हो जाता था। तो खैर हमने कहा जी हम तो सर वो कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो या होम मिनिस्ट्री हो, कहाँ से परमिशन लाने, किसके साइन चाहिए, मेरे को परमिशन दिला के दो। फाइनली हमें परमिशन मिली, हमने शूटिंग करी। और फिर ऐसा किस्मत रही कि हम अमृतसर गए तो वहाँ पर भी बॉर्डर पे, और इधर गए तो वहाँ पे भी बॉर्डर पे, वो एक लोकेशन थी। फिर उसके बाद बड़ा चैलेंज था कि वो पिक्चर जो है विलेज दिखाया काला चीता, कि जैसे पागलों का जब तबादला हुआ था पाकिस्तान में से हिंदुस्तान में आया था, तो इन्होंने एक गांव बसाया जिसका नाम था काला चीता। वो मंटो का एक वर्ल्ड है ना, जो मंटो का वर्ल्ड मैंने इसको अंदर ਉਹ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ। तो मतलब हाँ, मतलब दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड आई वांटेड टू क्रिएट। और बड़ी मतलब उसमें मिसाइलें आके गिरी रहती है जी, देखो जी रिपोर्टर तो जी आज भी सुना पाकिस्तान ने कुछ अटैक किया। कहता हाँ जी ये देखो लेटेस्ट। कहता चुप है, ये तो कतर की है। कहता नहीं जी ये कल आएगी, मैं आपको दोबारा लेटेस्ट वाली। तो कहते ये देखो मिसाइल पड़ी। कहते उसमें लिखा कुछ लिखा है, पाकिस्तान का झंडा भी है। कहते लिखा गया, कहता जी लिखा प्रीतो पिंड का जुगाड़। कहते हैं ये कैसे हुआ, मतलब इट्स वेरी क्वर्की मैड विलेज। उसके 3 लड़के, फिर ये लोकेशन शिफ्ट होती है धीरे धीरे, ये बैंड बनाना चाहते हैं। अच्छा फिर वहाँ से लोकेशन शिफ्ट होती है थोड़ा शहर की तरफ आते हैं, और वो भी मैंने फिर अमृतसर की तरफ शूटिंग की। फिर इनकी हवेलियाँ चाहिए थी, तो वो लुधियाना में एक हवेली मेरे को मिली अमृतसर के अंदर। फिर वहाँ से हमने कहा जी अब हमको लाहौर जाना है। अब फिर लाहौर ढूंढ रहे थे, फिर वो वहाँ अबोहर उसके आगे होते हुए हम लुधियाना से ललतो करते गए। फिर हमने कहा यार हमें लाहौर के आगे पेशावर जाना है, तो फिर मलेरकोटला पहुंचे। फिर मलेरकोटला पहुंचे जी अभी स्वात जाना है। कहते हैं सर अब कहाँ जाओगे, अब तो पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ढूंढेंगे। फिर हम गए सीधे 17-18 फीट पे 15 रोहतांग क्रॉस करके स्पीति चले गए। तो वो पूरा ट्रेन मतलब बड़ा चैलेंजिंग था, और उसके बाद भी दिल नहीं भरा क्योंकि गाने थे, वो गाने शूट नहीं कर सकते, कभी बरसात, कभी 50 डिग्री और कभी -10। तो बॉम्बे में सेट्स लगे, पूछो मत। इस फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था, आग का दरिया था, कूद के जाना। जब पहले दिन गए थे अमृतसर, हरमंदिर साहब सबके पैर जल गए थे। हमने कहा बाबा जी से अरदास ले जा रहे, तो कहते क्या सोचा? मैं कहा बाबा जी कह रहे हैं कि बेटा आग का दरिया कूद के जाना, ये पिक्चर बनाना आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो बस वही है वो, बस उसी। लेकिन ये है कि नहीं बट जो मज़ा आ रहा है, जो किस्से आप बता रहे हो उसको असली में 17mm पे देखने में जो मज़ा आएगा वो तो मतलब अलग लेवल होने वाला मुझे लगता है। हाँ बस आई थिंक सब एक्टर्स ने, सब पूरे यूनिट ने, हर म्यूजिशियन ने जुड़ते गए, करते गए, काफिला बढ़ता गया, मतलब वैसी वाली बात है। बिल्कुल। बट ये है कि यहाँ लोकेशंस बहुत ही आर्टिस्टिक हैं। मलेरकोटला के जो हमने पेशावर के घर दिखाए हैं, जो ललतों की हवेली दिखाई है जहाँ पे काला तीतर है, जो पाकिस्तान का विलेज, उसका नाम काला तीतर है, इधर काला चीता। तो वो बड़ा अच्छा खूबसूरत है। आई थिंक गंगानगर के तो खैर मैं बोल ही नहीं सकता कि अनबिलीवेबल लोकेशन, अनबिलीवेबल। और उसके बाद फिर वो मनाली और स्पीति और रोहतांग और वो सब, तो बहुत मतलब मज़ा आया काम करने में। मतलब
एक फिल्म मेकर की तृप्ति की कसर रह गई बाकी सब तृप्ति शॉर्ट्स तो मंगवाई हैं तृप्ति हो गई पूरी। अर्जुन भाई आपसे एक सवाल है, इतने पॉइंटर्स के साथ आपने काम किया है, आपके को स्टार्स जो हैं, तो क्या क्या एक क्वालिटी आप बताना चाहें, एक अच्छी एक बुरी, क्योंकि जो हमें फैंस एज अ फैन नहीं पता हो, जो आप बताना चाहें जस्सी पाजी की, चाहे राजहंस पाजी की, सबकी, मतलब एक अच्छी एक बुरी, ये नहीं कि सामने बैठे हैं झूठ बोलना है, दिल से जो मेरे बारे में बुरा मत बोलना। मैं कैसे बोल दूं पाजी के बारे में बुरा? नहीं, कुछ बुरा है मतलब एक वैसी मैं कैसे बोल दूं? अच्छी क्वालिटीज बहुत हैं पाजी की, बहुत नहीं, वही मैं कहता एक अच्छी एक बुरी ऐसे। खुश दिल इंसान है, हमेशा हंसी मजाक के मूड में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बुरा मैं क्या ही बोलूं, एक ये बुरी- अकेले अकेले परांठे खा लेते हैं, ये बुरी चीज है। ये अकेले अकेले परांठे खा लेते हैं। एक बुरी बोलनी पड़ेगी कोई भी। ये बोल दी, यही बुरी बात नहीं है। नहीं प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई और बड़ी जिससे कंट्रोवर्सी होए। नहीं नहीं वैसे वैसे मतलब तो एक इनकी अच्छी बात ये है कि बहुत पॉजिटिव है और बहुत हंसमुख इंसान है, और बुरी बात ये है कि अकेले अकेले आज उन्होंने परांठे खा लिए जो सबको काफ़ी भूख लगी थी। नवराज के बारे में पूछेंगे तो नवराज की अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सबको साथ में लेकर चलता है हमेशा, बहुत ही हॉस्पिटेबल है, और सबसे ज़्यादा हंसाता वो है, सबसे एंटरटेनिंग वो है, तो वो उनकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी है। बुरी क्वालिटी, वो जिम थोड़ा लेट आते थे, तो मुझे जिम में लेट Familiness. नहीं आना चाहिए आई फील, तो वो बस वही बुरी क्वालिटी, और तो कुछ नहीं। कुंवरजीत है हमारा एक और को एक्टर है जो तीसरा लड़का है फिल्म में, उनकी अच्छी क्वालिटी है कि हर सीन को वो मतलब सीरियसली अच्छे से करते हैं, पूरा निचोड़ निकाल देते हैं, हमारे जैसों को गिरीश सर डायरेक्ट कर देते हैं, और पर वो बहुत इम्प्रोवाइज भी कर लेता था, और उसकी एक्टिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। उसकी एक बुरी क्वालिटी मैं कह सकता हूँ कि उसको क्रैम्प्स बड़े पड़ रहे थे बेचारे को, क्योंकि हम पीक समर में शूट कर रहे थे, और हमारा हमारा एक सीन था जिसमें हमें, वो बता सकता हूँ मैं, जिसमें आपने हमें वो डाला हुआ वो सैक्स में, तो सर को शौक है, जैसे पुनीत पाजी ने कहा कि या तो ये +50 में शूट करते हैं या ये -10 में शूट करते हैं, तो हमारी बदकिस्मती थी +50 का टेम्परेचर था, और हम लोग का एक सीक्वेंस है जिसमें हमें किडनैप कर लेते हैं और हमें बोरियों में डाला होता है, तो वो पूरा सीक्वेंस लंबा था 5-6 घंटों का, और वो हमारा जो कुंवरजीत है उसके करके, क्योंकि इतनी गर्मी, पसीने निकल रहे हैं पूरे दिन, ऊपर से वो गंदे मटेरियल का, कुछ पता नहीं कैसा मटेरियल था, वो जूट था क्या था सर, तंदूर में डाल दिया। वो उसमें बोरी में बंद करा हुआ है, और हमें, और सर कह रहे हैं कि बाहर नहीं निकलना, तुम्हारे रियल इमोशन लगने चाहिए, तो हमें 5 घंटे उस बोरी से निकलने नहीं दिया है 50 डिग्री में, और बेचारे कुंवरजीत की जो चीखें निकल रही है, कभी वो ऐसे टेढ़ा हो रहा है, कभी वो किसी को लात मार रहा है, तो आई थिंक वही बुरा कह सकता हूँ, और तो किसी के बारे में कुछ खास बुरा नहीं, बट सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, वेरी वेरी थैंकफुल। आखिरी कुछ सवाल आपसे, हालांकि मन नहीं करा खत्म करने का, बट दिल से बताने आपने, दिल के सवाल है मैं तो बोलदा ही दिल तो है, तां ही तो मेरी कंट्रोवर्सी होंदी है। ना कंट्रोवर्सी नहीं, बट जो भी आपको जो ऑनेस्ट लगे, जो आप बोलना चाहो। पंजाबी सिंगर्स पे हाल फिलहाल में इतने अटैक्स क्यों हो रहे हैं? किस चीज़ के अटैक हो रहे हैं? मतलब ये गैंग वॉर, गन कल्चर, ये सब। आई थिंक जो लोग थोड़े इन्वॉल्व हैं ना, कोई वही हो रहे हैं, बाकी ठीक है, अच्छा है, मतलब पंजाबी कल्चर ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਏ ਢਿੱਲਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ सीसीएल ਦੀ ਟੀਮ, ਹਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹਾਰਡੀ ਸੰਧੂ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ डिजिटल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ चुकता नहीं है। नहीं, और सर ये जो अभी देखा हमने आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई जो चलती है, तो इज इट रियल, और ये सिर्फ एक आप उसके लिए होता है कि हाँ भी TRP के लिए या पब्लिसिटी के लिए? आई थिंक कई ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ।
ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੈਲਸੀ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜ ਪਿੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ नहीं। नहीं पर सर ये एक सवाल है कि हनी पाजी आपके सामने बच्चा वो था, पहली बार आपके पास आए थे, जैसे जिस तरह आपने बताया भी था, इंटरव्यू देख रहा था, तो आपने उनको ग्रो होते हुए देखा है, बट आप बोलते कि मैं लीग में नहीं देखता, कंपटीशन में नहीं देखता उनको, तो ऐसा नहीं नहीं, एक्चुअली हनी तो बहुत, हनी सिंह जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूसर है। वो सिंगर ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਰਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ पीढ़ी ਨੂੰ ਸਾਡੀ जो हमारी जो जनरेशन है उसको बर्बाद करने की बात करते हैं, उस वैसे भी मशहूर हो सकते हैं। पर आर्ट जो है ना वो आर्ट अलग टाइप की चीज़ है। आर्ट जो है वो सोनू निगम है, वो सुखविंदर सिंह है, हमारे सरदुल सिकंदर थे, है ना, हंसर। जैसी जी हैं। मैं तो हम चलो उनको फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, पर ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो हमने की है, हमने पढ़ा है, लिटरेचर को पढ़ा है, गुरुओं की बहुत सेवा की है। पूरन चंद गुरु की बड़ाली साहब के चरणों में बैठे हैं, पूरन शाह कोटी जी के बैठे हैं, गिरजा देवी जी के बैठे हैं, किशन महाराज जी के साथ बैठे हैं। तो उन लोगों की मैं वही आज एक बात बोल रहा था इनके बारे में, वैसे वो कि हम सूरज का साथ पाकर भी, मैं सूरज का साथ पाकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर भी मगरूर हो गए। क्या हुआ? तो हम लोग इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हैं सच्ची में। ये मुझे लगता है कि ये हमें अब इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि ये अदब है। ये जो है इस जैसे हम गुरु नानक की भी अगर बात करते हैं, जब शो ऑफ की बात करते हैं ना, कोई भी यार शो ऑफ बहुत कर दे पंजाबी वाले जो सिंगर है, हम उस कैटेगरी में है नहीं है। हमें गुरु नानक से शिक्षा लेनी चाहिए। जब गुरु नानक कहते हैं कि सिंबल रुख सरायरा अत धीरग अत मुच, बहुत बड़ा एक पेड़ है, अत धीरग अत मुच बहुत फैला हुआ है। ओए जो आवे आस कर, जब पक्षी आते हैं, ओए जो आवे आस कर जाए निराशे कित, वो निराश होके जाते हैं। फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। तो जो जिसमें गुण होएगा वो निवेगा, वो झुकेगा, वो भारी होएगा। तकड़ी में भी आप देखते हैं ना, जो तराजू होता है, जो भारी साइड होती है वही नीचे जाती है, जो हल्की होती है वो एकदम ऊपर चली जाती है। सो आई थिंक के पंजाबी कल्चर जो है वो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। अगर आप इंसानियत, फिर मैं आप बोलता हूँ ज़्यादा, फिर मैं इमोशनल हो जाता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल। अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बात करें, हम बात कर रहे थे म्यूज़िक की हमारी, कि कैसे म्यूज़िक यूनाइट करता है ना। ये फिल्म जो है हमारी, भाई कन्हैया जी की ड्यूटी लगाई थी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कि आपने सिर्फ, कहते कि भाई कन्हैया जी सबको पानी पिलाते थे जो जंग में जो जख्मी हो जाते, इंजर्ड हो जाते थे। तो लोगों ने, अपने सिखों ने जाके गुरु साहब को बोला, उन्होंने बोला कि गुरु जी जिनको हम मारते हैं ना उनको भी ये पानी पिला के हमारे बराबर फिर खड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने उसको पूछा भाई कन्हैया को कि क्या कह रहे हैं। वो कहते गुरु जी मैं जब पानी पिलाता हूँ ना जंग के मैदान में, तो मुझे आपके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। तो म्यूज़िक और जो हमारा अदब है वो हमें इस लेवल पे ले आता है कि हम इतने मोहब्बत में लबरेज हो जाते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है, ये नहीं पूछूंगा तो जो हमारे फैंस हैं वो बहुत मेरे को कमेंट कर करके हमें पागल कर देंगे, और इसका जवाब आप ही दे सकते हो। ECL सीज़न 2 कब शुरू हो रहा है, क्या एक्साइटमेंट है इस बार, क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर आप जितना बता सकते हैं उतना ही बताना चाहिए लास्ट में, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, हाथ जोड़ के। सीजन 2 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और क्या पूछा है? और क्या इस बार क्या 2.0 क्या एक्साइटमेंट है, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला? लास्ट टाइम 6 टीम्स थी, इस बार 8 टीमें हैं। ऑक्शन हो चुकी है, आपको मालूम ही है, आई थिंक सब व्यूअर्स को मालूम है। ऑक्शन हो चुकी है, टीम्स का स्क्वाड डिसाइड हो चुका है, एंड एक्साइटमेंट लेवल आई थिंक नेक्स्ट लेवल इस बार ही हो चुका है।
और वेन्यू सर दिल्ली या बॉम्बे? दिल्ली दिल्ली। उसमें आप अपनी ऑस्कर वाली जो फिल्म है उसकी भी मैडम महाराजा, screening- वो स्क्रीनिंग करेंगे? ये तो गुड क्वेश्चन है जस्सी पाजी आपका, ये सजेशन अच्छा है इनका। हाँ बिल्कुल सजेशन अच्छा है। और शो स्टॉपर ये सब है ही। मुझे आशीष विद्यार्थी पाजी की बात याद है। मैं क्या पाजी कि मैं ना, मुझे मेरा दिल नहीं करता इंटरव्यू करने को यार, बार वही बातें करनी पड़ती है, वही बातें कहते नहीं नहीं यार जस्सी, आपको कोई कुछ भी पूछे, आपने अगर बैंड ऑफ महाराज की बात करनी है, उसने पूछा कि जस्सी पाजी आप कहाँ पर पैदा हुए थे, आपका जन्म कहाँ पर हुआ? जी मेरा जन्म तो हुआ था गुरदासपुर में, पर उस टाइम मैं 3-4 साल का था जब मैंने सोच लिया था कि मैंने बैंड ऑफ महाराज में काम करना है और वो फिल्म जो है वो ऑस्कर में जानी है। तो हम तो मतलब सारे CCL, ECL, IPL से जितनी हमारी इस टाइम पे लीग्स हैं, उन सब लीग्स के अंदर सबसे पहले हमने बैंड ऑफ महाराजा की स्क्रीनिंग करनी है। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत अच्छा लगा बात करके। सर लास्ट में आखिर में अपील कर दीजिए दर्शकों को आपकी फिल्म के लिए। आप करेंगे। जस्सी पाजी आप हाँ हाँ सत श्रीकाल जी, मैं हूं जसवीर जस्सी, गिरीश पाजी हैं, अर्जुन हैं और पुनीत पाजी हैं, और हमारी फिल्म जो बैंड ऑफ महाराजाज ये ऑस्कर में जा चुकी है कंपटीशन में, और अभी हम रिलीज़ भी करेंगे, थोड़े दिन में इसकी डेट रिलीज़ कर देंगे, और आप ज़रूर देख के आइए और फिर बताइए कि कैसे आपको कैसे लगी, कि मतलब अमेरिकन लोगों को तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसे लग रही है, आप कैसे उसके साथ रिलेट कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी होगी।